नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ देश भर की मंडियों का भी अपडेट आपके स्क्रीन पर लगातार चलता रहेगा। आज शो में हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह, कुंवर ग्रुप के रवि देओरा और एंजल वन के प्रथमेश माल्या जी मौजूद हैं और पृथ्वी मार्ट के मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ खबरों पर भी फोकस रहेगा। भारत यूएई इंपोर्ट पॉलिसी में हुए बदलाव पर भी अपने मेहमान से खास कवरेज लेंगे और साथ ही ओपेक की बैठक टलने से क्रूड पर आगे क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी हम आगे खास चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहले तो नजर डालेंगे कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरों पर और शुरुआत सबसे पहले हम सोने के साथ करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि 2 दिनों की सोने के में आज हम देख रहे हैं कि हल्की तेजी देखने को मिल रही है। कल की गिरावट के बाद आज हल्की तेजी। एमसीएक्स पर 61,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है सोना, लेकिन कॉमिक्स पर देखेंगे तो वहां पर $2,000 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में भी आज हल्की तेजी है। $72,950 के पास चांदी है। कॉमिक्स पर भाव अगर देखेंगे तो $2370 के पास इस वक्त चांदी में ट्रेड हो रहा है। क्रूड में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। यहाँ पर एमसीएक्स पर अगर देखेंगे तो सपाट कारोबार हो रहा है 2 दिनों की गिरावट के बाद, लेकिन ब्रेंट में आज हम करीब 1.5% की कमजोरी देख रहे हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। और ओपेक प्लस देशों की जो बैठक होने वाली थी अब वो टल चुकी है, तो उसका क्या असर पड़ेगा आगे हम इस पर बात करेंगे। नेचुरल गैस में भी कमजोरी और $230 के पास नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है। मेटल्स पर नजर डालें तो आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार है। कॉपर में अगर देखें तो वहां पर हल्की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है और $700 के करीब कारोबार हो रहा है कॉपर में। अब बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो यहाँ पर जीरा में आज दोबारा से तेजी लौटी है, करीब 1% की तेजी है, $46,450 के पास। हल्दी में हल्की कमजोरी है। धनिया भी आज ½ % की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, $8,000 के पास। और ग्वारगम और ग्वारसीड में हमने देखा कि यहाँ पर भी कई दिनों की गिरावट पर अब फाइनली एक ब्रेक लगा और आज हम देख रहे हैं कि वहां पर हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ग्वारगम करीब $11,400 के पास है, ½ % की तेजी वहां पर है और ग्वारसीड में भी करीब ½ % की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आज कहां पर ट्रेड करने के मौके दिखाई दे रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे, सोने चांदी पर व्यू दीजिए। आज हल्की तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई, बॉन्ड यील्ड्स डॉलर इंडेक्स में हल्की तेजी आई है, बॉन्ड यील्ड्स में भी 4.3 तक टच किया, उसके बाद वहां पर भी हल्की रिकवरी देखी। उसका असर हमने कॉमिक्स पर देखा है। सोने में वहां पर $2,000 के भी नीचे लेवल्स आ चुका है। अब यहां से सोने की चाल आप कैसे देख रहे हैं और ट्रेड क्या सुझाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे सोने और चांदी में ट्रेंड अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव ही है। कल हमने एक हल्की मुनाफा वसूली ऊपरी स्तर से आते हुए देखी थी, जब यूएस में जो जॉबलेस क्लेम थे उसमें गिरावट देखने को मिली थी और डॉलर इंडेक्स में लगभग 3 महीने के निचले स्तरों से रिकवरी थी। लेकिन साथ ही कल जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े आए थे कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के, वो उम्मीद से काफी कमजोर थे, जिसके चलते कीमतों में फिर एक बार सपोर्ट जो है वो आते हुए नजर आए। ओवरऑल ट्रेंड सोने और चांदी का अभी भी पॉजिटिव है। हमारा मानना है कि सोना जल्द इंटरनेशनल मार्केट में $2,040-45 और चांदी की कीमतें लगभग $25 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे सोने और चांदी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना करके चलना चाहिए। इंट्राडे में सोना 61,000 के स्तर के आसपास बाइंग की सलाह रहेगी। 60,770 का स्टॉप लॉस लगाएं। 61,450 का एक लक्ष्य रहेगा। वहीं चांदी में भी 72,500-600 के दायरे में बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है, 72,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से। 73,700 से 74,000 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ओके, तो सोने में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर मनोज जी की तरफ से 61,000 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 61,450 का। रवि जी, आपकी क्या सलाह होगी, सोने चांदी में कैसे ट्रेड करें? जरूर से, जैसे मनोज जी ने आगे बात की, फंडामेंटल्स थोड़े अभी सपोर्टिव लग रहे हैं। हालांकि आज यूएस के मार्केट बंद है, कल यूएस में हाफ डे है, तो मंडे हमारा हाफ डे मीन्स हमारा अर्ली मॉर्निंग सेशन बंद रहेगा।
तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा एक लैकलस्टर मोमेंटम के एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं बाइंग का ही रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैंने से एक लिमिटेड दीजिए, वहां पे 61,400 तक आ सकते हैं। 61,010 के करीब मैंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है। 60,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप इंट्राडे के लिए वहां पे बाय कर सकते हैं। थोड़ा वोलेटिलिटी एंड कम वॉल्यूम रहेगा तो स्टॉप लॉस थोड़ा जरूर से लगाए। आई थिंक वोलेटिलिटी रहेगी, बट यस एक मार्केट में जो सिल्वर है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक ट्रेंडलेस वोलेटिलिटी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड को प्रायोरिटी थे। सिल्वर बेस मेटल का जो टैपिड मोमेंटम है, इससे सिल्वर में कुछ ज्यादा ट्रैक्शन आ नहीं पा रहा है, बट उसमें अगर डिप मिलता है इंट्राडे में 7,800 900 तो वहां पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 72,550। टारगेट वुड बी अराउंड 73,500। ठीक है। तो सिल्वर में भी आपको ट्रेड दे दिया गया है, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें आप, क्योंकि थैंक्सगिविंग के मौके पर छोटा कारोबारी सत्र है यूएस में, तो वहां से थोड़े क्यूज कम मिलेंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर समझ के ट्रेड करने की सलाह आपको दी जा रही है। प्रथमेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, कुणाल जी से थोड़ा संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल दिक्कतें हैं। प्रथमेश जी आपके पास आएंगे, आप भी सलाह दीजिए, गोल्ड और सिल्वर में कैसे ट्रेड करें अगर क्योंकि आज हम देख रहे हैं हल्की खरीदारी तो दिख रही है, कितनी टिकाऊ रह सकती है ये जो तेजी आई है? मेरे ख्याल से जो भी रिस्क प्रीमियम में होना था, मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में तेजी के फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं। बट हाल फिलहाल में ट्रेड करने के लिए फिलहाल आज के लिए रेंज बाउंड ट्रेड मुझे दिख रहा है। ऊपर वाला जोन सोने के लिए 61,400 और नीचे वाला जोन 60,900। तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे प्रेफर करूंगा। 61,230 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 61,410 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 60,870 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में दिसंबर वायदा 72,920 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 73,540 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 71,990 के लिए रहेगी। प्योरली ये डे के लिए स्ट्रैटेजी रहेगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी आपको दे दी गई है, खरीदारी करने की सलाह है। इस पर आप नजर माफ कीजिएगा, प्रथमेश की तरफ से यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह आई है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, तो समझ के ट्रेड करिए। और ये प्योरली इंट्राडे कॉल है, रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए अगर आप शॉर्ट साइड ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मेटल्स की। और मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिला जुला कारोबार हो रहा है। एल्यूमिनियम में हल्की बढ़त है, 203 रुपए के करीब इस वक्त एल्यूमिनियम में कारोबार हो रहा है। लेकिन कॉपर सपाट है, लेड में मामूली गिरावट है, जिंक कीमतों में भी बढ़त है, 224 रुपए के करीब जिंक में भी कारोबार हो रहा है। तो काफ़ी मिला जुला ट्रेड है। अब इसको कैसे प्ले करें ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। मनोज जी, आप सलाह दीजिए, मेटल स्पेस में अगर कहीं ट्रेड करना हो तो क्या पसंद आ रहा है आपको? मेटल पैक की अगर बात करें तो काफी दायरे का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है और कल ऊपरी स्तर से एक मुनाफा वसूली भी आती हुई नजर आई थी जब यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े उम्मीद से कमजोर आए थे। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम जो है वो एक दायरे का है और लोअर लेवल्स पर हम कीमतों में बार बार सपोर्ट्स आते हुए देख रहे हैं। ओवरऑल बेस मेटल पैक में आज यहाँ एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब है। 203 के स्तर पर एल्यूमिनियम नवंबर वायदा में बाय करके चलना चाहिए 201.50 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 206 रुपए का रहेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में खरीदारी करने की सलाह, 206 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 201 का, 203 के आसपास खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर एल्यूमिनियम में। रवि, आपकी क्या सलाह होगी? क्या इस बीच कॉपर में आपको कोई ट्रेड नज़र आ रहा है? उस पर आप स्पेसिफिकली राय दीजिए, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं एक्सपर्ट्स कॉपर में बुलिश साउंड कर रहे थे, काफ़ी सारी तेज़ी करने की सलाह यहाँ पर आई थी। आज जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, सपाट कारोबार है, तो क्या ऐसे मौके पर एंट्री लेना चाहिए? और कॉपर में अपनी सलाह दीजिए और बाकी मेटल्स पर भी अपनी राय दीजिए। चालू हुआ है तब से जैसे देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है। इन पर्टिकुलर अगर प्राइस की बात करें तो मेरे हिसाब से वहां पे एक शॉर्ट टर्म में 720 से लेकर 707 का एक का रेंज बना हुआ है। अगर इनिशियली डिप मिलता है आपको 710 के करीब प्राइसेस मिल जाते हैं तो मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेके बाय करना है। टैपिड मोमेंटम में बड़ी कुछ तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
बट एक लिमिटेड अपसाइड 720 तक दिख सकते हैं। 706 के स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे बाइंग साइड जा सकते हैं। और दूसरे बेस मेटल्स में मेरा मानना है कि पर्टिकुलर एल्यूमिनियम काफी हम सपोर्ट के पास है। 202 का काफी हम सपोर्ट एल्यूमिनियम काफी टाइम से उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर प्राइसेस आज इंट्राडे में 202.20 के करीब मिले, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 200 एंड टारगेट वुड बी अराउंड 206, तो लग रहा है कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर ये दो बेस मेटल है, वहां पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ओके, तो एल्यूमिनियम कॉपर बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की राय। इस बीच हमारे साथ निर्मल बांग से कुणाल शाह भी जुड़ चुके हैं। थोड़ी तकनीकी दिक्कतें थी उनके साथ, लेकिन अब उनसे संपर्क वापस से जुड़ चुका है। कुणाल जी, बेस मेटल्स पर हम चर्चा कर रहे थे, आपकी क्या राय बन रही है, और गोल्ड और सिल्वर पे भी क्या ओपिनियन है आपका? आपके ट्रेडिंग आइडियाज बताइए। तेजी लग रही है। सिल्वर में 1-2 दिन में 500 से 600 रुपए की अपसाइड, गोल्ड में 300 रुपए की अपसाइड आ सकती है। सो दोनों में बाई डिप्स की रणनीति अपनाई है। मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है, 725 दिसंबर 728 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। जिंक 229, 220, 230 तक के लेवल दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। सो ओवरऑल मेटल्स और गोल्ड सिल्वर दोनों में तेजी का जो व्यू है वो बरकरार रहेगा। प्रथमेश जी, अब आपसे भी सलाह लेंगे। क्या सलाह देंगे आप मेटल्स में? क्या यहाँ पर भी आपको कहीं पर तेजी दिखाई दे रही है निचले स्तरों से, या फिर कॉन्ट्रा कॉल ही लेंगे? मेरे ख्याल से जिंक में यहाँ पे पॉसिबली है 228 और 230 अपसाइड में देखने की मोमेंटम दिख सकती है। 224 के पास में ट्रेड हो रही है कमोडिटी। मेरे ख्याल से 222 के आसपास बाय करें। जिंक 220 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में 228 और 230 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कॉपर में जो रेंज ऊपर वाला है 720 का, नीचे वाला जो रेंज है 708 का। मैं यहाँ पे सेल ऑन रैली सलाह दूंगा। 714 पे एंट्री करने की सलाह रहेगी, 717 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 708 पे रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये है गोल्ड, सिल्वर और मेटल्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय। लेकिन हमने आपको शुरुआत में एक खबर हाईलाइट की थी, अब उस खबर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत यूएई गोल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी में कुछ बदलाव किया गया है। डीजीएफटी ने टीआरक्यू प्रावधानों के तहत आईआईबीएक्स के जरिए गोल्ड इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ आईबीजेए के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे, और इसके अलावा हमारे साथ संयम मेहरा जी भी मौजूद हैं जीजेसी से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च, ओके चलिए, सुरेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो संयम जी आप बताइए, ये जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, नया डेवलपमेंट हुआ है, कितना फायदा होगा? कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को, और गोल्ड इंपोर्ट से कितना बड़ा फायदा होगा यहाँ पर? चीपर सेपा के अंदर हम दुबई से इस एफटीए के अंदर मंगा सकते हैं। 140 टन का कोटा है लाइसेंस होल्डर्स को। एफटीए ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है दुबई, उसके अंदर इंपोर्ट गोल्ड आईआईबीएक्स टीआरक्यू के अंडर ये इंपोर्ट हो सकता है। डिलीवरी भी आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज की साथ जो एसईजेड के साथ जो यूनिट्स हैं उसके थ्रू आ सकती है। और वैलिड टीआरक्यू होल्डर्स जो हैं, जो नोटिफाइड है आईएफएससी से, वो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और इससे जो भी इंपोर्ट करेगा उसको 1% का मुनाफा होगा। 25 करोड़ के ऊपर का पहले एक लॉ था कि आपका नेटवर्थ है तो ही आप कर सकते हैं। अभी आप वैसे भी इसके अंदर अपना लाभ उठा सकते हैं। एक्सपोर्ट्स के अंदर भी काफी फायदा होगा इस स्कीम से। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ अभी दुबई का हुआ है, यहाँ से भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, वहां पर भी दुबई के अंदर वहां पर भी कोई टैक्स लायबिलिटीज या ड्यूटीज नहीं है, तो इंडिया ने भी इसके अंदर रेसिप्रोकेट किया है। और आईआईबीएक्स के अंदर से गोल्ड लेने से जितने भी ज्वेलर्स हैं जो ये टीआरक्यू के अंदर हैं, जो क्वालिफाइड नहीं भी हैं और आईआईबीएक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो ये ले सकते हैं। क्योंकि अब इससे कोशिश ही की जा रही है कि सस्ता गोल्ड इंपोर्ट हो। तो क्या पहले आईआईबीएक्स के प्लेटफॉर्म का यूएई से इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और अब क्योंकि ये नया फैसला आया है, इससे प्राइजेस में आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आने वाले समय में गोल्ड प्राइस में?
गोल्ड प्राइसेस के अंदर जिसने जिन जो भी टीआरक्यू होल्डर्स हैं उन्होंने इंपोर्ट किया, उनको ये 1% का बेनिफिट होगा और उससे वो अपना थोड़ा सा पास ऑन कर सकते हैं रिटेलर्स को और एंड कंज्यूमर्स को। लेकिन इससे इतना ज्यादा कोई गोल्ड के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। रेट्स के अंदर जो गोल्ड के रेट्स हैं उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग होगी। जो मार्केट के अंदर आज रेट चल रहे हैं 61 148 हुआ, 61 150 हुआ, एमसीएक्स वही रेट्स के ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही है। थोड़ा फायदा होगा जो इंपोर्टर्स हैं उनको और आगे जा तो ये रेट में, लेकिन वो थोड़ा सा ही फायदा आगे कस्टमर्स को आगे दिया जा सकता है। इससे इतना कोई फायदा एज अ एंड कंज्यूमर के अंदर आने जैसा नहीं है। तो एंड कंज्यूमर को तो इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन सस्ता गोल्ड इंपोर्ट होगा। ये एक बड़ा फैसला है ट्रेडर्स के लिए। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, कंसेशनल रेट पर गोल्ड इंपोर्ट के लिए क्या कोई लिमिट सेट है? इस पर लिमिट क्या तय की गई है? 40 टन ऑफ गोल्ड है ईयर के अंदर आप 1% ला सकते हैं डिस्काउंट पे टीआरक्यू से, आईबीएक्स से हो गया। और ये लेकर आके आप अपने पहले ये था कि इसकी ज्वेलरी बनानी ही हर बार जरूरी रहती है। सो उसी तरीके से आप बुलियन अंदर लाएंगे, उसकी ज्वेलरी बनाएंगे और ज्वेलरी बनाकर आगे बेचेंगे। सो इस तरीके से ही आप गोल्ड दुबई से इंपोर्ट करवा सकते हैं और फिर यहाँ पर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके अपने सेल कर सकते हैं। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संयम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो फैसला है उसे आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इससे गोल्ड इंपोर्ट जो है वो सस्ते दाम पर होगा। सरकार को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा, लेकिन एंड कंज्यूमर को, जैसा कि संयम जी ने बताया, सस्ते से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक पूरा एनालिसिस हमने आपके सामने रखा। कल बता रहे थे कि ओपेक प्लस देशों की बैठक होगी 26 नवंबर को, लेकिन अब वो बैठक टल चुकी है और 30 नवंबर तक ओपेक की बैठक टल चुकी है। हमने देखा था कि ये बैठक टलने से कच्चे तेल में क्रूड में उठापटक देखने को मिल रही थी। अब थोड़ा इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये फैसला लिया गया और आने वाले समय में क्रूड के दाम पर इसका कितना असर पड़ सकता है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनीजा जी मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट। नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच ईटीनाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो बैठक टल चुकी है, इसके बारे में थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, क्या वजह रही होगी इसके पीछे? क्योंकि किस तरह की असहमति बन रही है? क्या जो सऊदी है वो उत्पादन के कोटे से खुश नहीं है? क्या वजह आप देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, बाजार में अटकलें ये थी कि इस बैठक में जो कि तय थी और जो होनी थी कि उसमें और प्रोडक्शन कट के बारे में सहमति बन सकती है। आपको जैसे पता है कि ओपेक जो है वो प्रोडक्शन कट अर्थात तेल का उत्पादन घटाता है, जानबूझ करके उसको हथियार की तरह प्रयोग करता है जिससे कीमत ऊपर जा सके। जब कीमत कम होने लगती है और ओपेक चाहता है कि कीमत ऊपर जाए तो वो प्रोडक्शन कट करता है, अर्थात जितना भी तेल का वो उत्पादन करते हैं उसमें कटौती कर देते हैं, जिससे सप्लाई साइड में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस बार ये था कि शायद वो फिर ये फैसला करें, लेकिन कुछ ओपेक के सदस्य इस बात से सहमति नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि हमने ऑलरेडी ही काफी प्रोडक्शन कट कर रखा है, उसके बावजूद कीमतें नीचे की तरफ जा रही हैं। अगर हम फिर प्रोडक्शन कट करते हैं और कीमतें फिर भी नीचे चली जाती हैं तो उसमें हमारी जो ओपेक की इमेज है उसमें थोड़ा जो है परेशानी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि उसमें असहमति के कारण मीटिंग को स्थगित करा गया है। दूसरा, शायद ये भी देखना चाहते हैं कि इजराइल हमास के बीच में जो समझौता थोड़ा बहुत हो रहा है सीज फायर का, उसका बाजार और कुल मिलाकर के सेंटीमेंट्स पे क्या असर पड़ता है, उसको वो थोड़ा सा मुझे लगता है असेस करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा भी करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, कीमत जो होती है तेल की, वो दो ही फैक्टर होते हैं जिससे कीमतें तय होती है। एक होता है डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें अर्थशास्त्र होता है कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है। अगर डिमांड सप्लाई पे आप देखते हैं तो इस समय डिमांड कहीं से बढ़ोतरी डिमांड की हो नहीं रही है। चाहे वो जो 3 बड़े बाजार हैं तेल के, अमेरिका, चीन और भारत, कहीं पे ऐसी वजह नजर नहीं आ रही कि एक तेल की डिमांड बढ़ने वाली है। अमेरिका में अपना उत्पादन काफी बढ़ रहा है, चीन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं और भारत में जो है धीरे धीरे ही जो है डिमांड बढ़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर पूरे विश्व को देखते हैं तो डिमांड में तेल में बढ़ोतरी हुई ऐसी आ जाएगी लगता नहीं। दूसरी तरफ जो सप्लाई है,
जो सप्लाई साइड में वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ईरान का और तेल बाजार में आ रहा है, वेनेजुएला का तेल बाजार में आ रहा है, और G7 का $60 का प्राइस कैप होने के बावजूद रूस का तेल लगातार और बाजार में आ रहा है। तो इस वजह से जो है आप ये देखते हैं कि ये डिमांड सप्लाई फंडामेंटल। दूसरा जियो पॉलिटिकल होता है। जियो पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स में जो है अभी कोई नया फिगर आएगा ऐसा नजर नहीं आता। ये बड़े फैक्टर जिसकी वजह से तेल है उसकी कीमतें दबाव में है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो कीमतों से कोई परिवर्तन आएगा, था तेल की कीमतें दबाव में ही रहने वाली हैं। तो आने वाले समय में भी थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी यहाँ पर रिकवरी होने का अनुमान है और इस पूरे फैसले का पूरा एनालिसिस भी हमने आपके सामने रखा। नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर का पूरा विश्लेषण हमारे लिए करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फिलहाल इस शो को हम यही समेटेंगे। आप सभी एक्सपर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, रवि जी, प्रथमेश जी और कुणाल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। एक